नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं इतिहास अध्याय 8 उत्तरी भारत के 13वीं और 15वीं सदी के राज्य। इस चैप्टर के आपके 3 भाग हैं जिसमें कि हम 2 भाग पढ़ चुके हैं। ये भाग तीसरा है। यहाँ से आपके सीटेट का थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ से जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो तिथियों को लेकर पूछे जाते हैं कि किसने कौन सी तिथि तक राज्य किया, किसने किस तिथि तक शासन किया। इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। बंगाल बंगाल अपने अतिरिक्त आंतरिक साधनों और विदेशी व्यापार के कारण अपनी संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। कि जो बंगाल प्रसिद्ध था वो किस लिए प्रसिद्ध था? यहाँ पे जो विदेशी व्यापार होता था और जिसकी संपत्ति थी इसके कारण ये बहुत प्रसिद्ध था। 750 ईस्वी में यहाँ पाल वंश के राजा शासन कर रहे थे। विदेशी आक्रांता के रूप में बंगाल को सबसे पहले मोहम्मद गोरी के सेनानायक मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ने 1204 में जीता। तो आपका पूछ लिया जाता है कि भाई सबसे पहले किसने जीता था? तो बख्तियार खलजी ने जीता था 1204 में। उसने क्या करा कि घोड़े के सौदागर का रूप बनाया और अचानक बंगाल की राजधानी नदिया पहुंच गया और उसने धोखे से राजमहल पर आक्रमण करा। यहाँ राजा लक्ष्मण सेन घबराकर भाग गया। जो यहाँ का राजा था वो क्या था? लक्ष्मण सेन था। वो घबराकर भाग गया और जो बख्तियार था, बख्तियार खलजी बंगाल के बड़े भाग का शासक बन गया। उसने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। तो पूछ लिया जाता है कि भाई बख्तियार की राजधानी कौन सी थी? तो उसकी राजधानी लखनौती थी। उसने असम पर आक्रमण किया परंतु केवल 100 सैनिक के साथ ही जीवित लौट सका। बख्तियार ने क्या करा? वो असम पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जो उसके सारे सैनिक थे उनमें से केवल 100 सैनिक बचे जिनके साथ वो जीवित लौट सका। लेकिन उन सैनिकों में से उसके जो साथी थे उन्होंने क्या करा? बख्तियार की हत्या कर दी। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल को अपने अधिकार में कर लिया। उसके बाद बंगाल जो था दोबारा से स्वतंत्र हो गया, क्योंकि दिल्ली से बहुत दूर होने के कारण बंगाल पर अपना केंद्रीय नियंत्रण रखना कठिन था। कि दिल्ली से बहुत दूर था इसलिए क्या था, बंगाल पर वो अपना नियंत्रण नहीं रख सका। बलबन ने अपने शासनकाल के दौरान यहाँ तुर्गिल बेग के विद्रोह को दबाकर जो उसका पुत्र था बुर्गा खां को सूबेदार नियुक्त किया। बाद में बुर्गा खां ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उसके वंशज जो थे बंगाल पर शासन करने लगे। गायसुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण करा और बुगरा खां के वंशज जो थे जैसे नसरुद्दीन ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में हाजी इलियास जो था बंगाल का शासक बना। तो ये पूछ लिया जाता है आपका 1357 ईस्वी में हाजी इलियास की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र था सिकंदर शाह गद्दी पर बैठा और उसने 1393 ईस्वी तक राज्य किया। सिकंदर शाह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आजम खां ने 1393 ईस्वी से 1409 ईस्वी तक राज्य किया। उसने चीन के साथ कूटनीति संबंध स्थापित किए। आजम खां का जो उत्तराधिकारी था सैफुद्दीन हमजा जो था वो अयोग्य शासक था। उसके समय में दिनाजपुर के राजा जो थे गणेश धनुर्जन देव ने क्या करा? बंगाल की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि वहाँ का जो शासक था वो अयोग्य था। 1442 ईस्वी तक उसके उत्तराधिकारी बंगाल पर शासन करते रहे। इसके बाद इलियास के वंशज इस्लाम शाह ने दोबारा से क्या करा? बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। उसके वंशजों ने 1487 ईस्वी तक बंगाल पर शासन किया। उसके बाद कुछ समय तक बंगाल पर एबीसी नियाई सरदारों का नियंत्रण रहा। 1493 ईस्वी में हुसैन शाह ने बंगाल पर अधिकार करके हुसैन शाही वंश की नींव डाली। वह साहित्य और कला का पोषक था। तो ये भी जरूरी लाइन है। 1493 ईस्वी में हुसैन शाह ने क्या करा? बंगाल पर अधिकार करके हुसैन शाही वंश की नींव डाली, जो किसका था? साहित्य और कला का पोषक था। गुजरात पश्चिम भारत का एक समृद्धशाली राज्य था। 13वीं सदी में गुजरात में भीषल देव ने बेगल वंश की संस्था स्थापित की। अलाउद्दीन खलजी ने 1297 ईस्वी में बेगल वंश के जो राजा थे करण देव पर आक्रमण करके उसे हरा दिया। उसके बाद इसने क्या करा? मालिक कफूर की सहायता से गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। उस समय से लेकर 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण तक जो गुजरात था वो दिल्ली सल्तनत के अधीन एक प्रदेश बना रहा। तैमूर के आक्रमण के पश्चात गुजरात के सूबेदार जो थे जफर खां ने तुगलक साम्राज्य में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाया। कि जो जफर खां था उसने देखा भाई यहाँ पे जो तुगलक साम्राज्य में अव्यवस्था फैली हुई है, चारों तरफ मारकाट हो रही है, उसने क्या करा? इस चीज़ का लाभ उठाया और 1401 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 1411 में
11 ईस्वी में अहमद शाह गुजरात का शासक बन गया। उसने 1442 ईस्वी तक राज्य किया। ये पूछ लिया जाता है, बहुत ज़रूरी है। उसने गुजरात की सीमाओं का विस्तार किया। उसने क्या करा, हिंदुओं को धर्म बदलकर मुसलमान बनने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ वर्षों के बाद महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक बना। उसने 53 वर्ष 1458 ईस्वी से 1511 ईस्वी तक राज्य किया। अपने इस लंबे शासनकाल में उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करी। उसने जूनागढ़, सूरत और कच्छ को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। 1484 ईस्वी में उसने चंपानेर पर अधिकार कर लिया। तो ये पूछ लिया जाता है कि भाई कब अधिकार किया चंपानेर पर, तो हमें पता होना चाहिए 1484 ईस्वी में। उसने एक जल सेना का भी निर्माण करा। पुर्तगालियों के विरुद्ध जो था सफल युद्ध भी किया इसने। मेवाड़, मेवाड़ जो था राजपूतों का एक प्रमुख राज्य था। इसकी जो राजधानी थी चित्तौड़ थी। 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और यहाँ के जो राजा थे रतन सिंह, उसके जो बहादुर सेनापति थे जैसे गोरा व बादल को पराजित करके मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया। कि जो उसके बहादुर सेनापति थे गोरा व बादल, उनको हराकर अलाउद्दीन ने क्या करा, चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात जो मेवाड़ था दोबारा से स्वतंत्र हो गया। राणा हमीद ने 1324 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक राज्य किया। उसके शासनकाल में मेवाड़ ने बहुत प्रगति की। कि इसके शासनकाल में जो मेवाड़ था उसने बहुत विकास किया। उसके बाद क्षेत्र सिंह वहाँ का शासक बना और उसने 1382 ईस्वी तक शासन किया। क्षेत्र सिंह के बाद लाखा सिंह व मोकल सिंह शासक बने, जिसने 1432 ईस्वी तक शासन किया। मोकल सिंह ने कवि राजवाणी, विलास और योगेश्वर नामक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। तो पूछ लिया जाता है भाई किसको आश्रय प्रदान किया था और किसने किया था। 1433 ईस्वी में राणा कुंभा मेवाड़ का शासक बना। कि जो 1433 ईस्वी में राणा कुंभा था वो 1468 ईस्वी तक मेवाड़ का शासक बना। वह एक वीर और साहसी योद्धा और सफल सेना नायक था। उसने मेवाड़ की सेना को संगठित किया और सीमाओं पर दुर्ग का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ उसकी प्रमुख अमर कीर्ति है। तो पूछ लिया जाता है भाई विजय स्तंभ किसकी प्रमुख अमर कीर्ति है, तो राणा कुंभा की। कुम्हलगढ़ का दुर्ग जो था विशेष रूप से प्रसिद्ध था। इसने क्या करवाया कि कुम्हलगढ़ का दुर्ग बनवाया जो विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उसने मालवा और गुजरात व अन्य शासकों के विरुद्ध सफल युद्ध किया। राणा कुंभा की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों में गृह युद्ध शुरू हो गया। कि जब राणा कुंभा की मृत्यु हो गई तो जो उसके उत्तराधिकारी थे उनमें क्या हुआ, गृह युद्ध शुरू हो गया। कि भाई मैं सिंहासन को प्राप्त करूंगा कि मैं सिंहासन को प्राप्त करूंगा। इस संघर्ष के अंत में संग्राम सिंह को सफलता मिली। कि जब इस संघर्ष का अंत हो गया उसमें जो विजयी रहा वो संग्राम सिंह को सफलता मिली। उसके शासनकाल में 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी में मेवाड़ जो था अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचा। मेवाड़ राज्य की राजधानी चित्तौड़ के नाम से जानी जाती है। मेवाड़ की धरती राजपूती प्रतिष्ठा, मर्यादा और गौरव का प्रतीक रही है। गुहिलोत और सिसोदिया वंश के राजाओं ने लगभग 1200 वर्ष तक मेवाड़ पर शासन किया। तो पूछ लिया जाता है कितने वर्षों तक शासन किया, 1200 वर्षों तक मेवाड़ पर यहाँ पर शासन किया। जौनपुर 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर के आक्रमण के बाद जौनपुर के राज्य की स्थापना ख्वाजा जहां नामक एक व्यक्ति ने की थी, जो तुगलक वंश के दिल्ली के सुल्तानों का अधिकारी था। किसका अधिकारी था, तुगलक वंश के दिल्ली के सुल्तानों का अधिकारी था। उसे मलिक उस शर की उपाधि मिली हुई थी। तो पूछ लिया जाता है उसको कौन सी उपाधि मिली थी ख्वाजा जहां को, तो मलिक उस शर की उपाधि मिली थी। उसके जो जितने भी वंशज थे वो सरकी वंश के शासक कहलाए। 1399 में उसकी मृत्यु हो गई। जो उसका दंतक पुत्र था, दंतक पुत्र वो होता है जो कानूनी रूप से गोद लिया गया होता है। करणफुल मुबारक शाह सरकी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा, लेकिन उसने कुछ ही समय तक शासन किया। 1402 ईस्वी में मुबारक शाह की मृत्यु हो गई और इब्राहिम शाह सरकी उसका उत्तराधिकारी बना। वह सरकी वंश का सबसे योग्य शासक था। कला एवं साहित्य को इसने क्या करा, बहुत आश्रय दिया, बहुत विकास किया। यहाँ सुंदर भवनों का निर्माण करवाया जिन पर हिंदू वास्तुकला का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। साधारण ढंग की मीनारें, मतलब जिन मस्जिदों की मीनारें बहुत छोटी होती थी या बहुत कम थी, उनकी मीनारें इसने ऊंची करवाई और मस्जिदों को बहुत सुंदर ढंग से सजाया इसने। उसका जो दरबार था अनेक विद्वानों से सुशोभित था। उस समय भारतीय ग्रंथों को फारसी में अनुवाद भी किया इसने। अतः सांस्कृतिक व धार्मिक उपलब्धियों के कारण जौनपुर उस समय पूर्व का सिराज कहलाने लगा। तो याद रखना जौनपुर को क्या कहते थे, पूर्व का सिराज। इब्राहिम शाह सरकी के बाद महमूद शाह
मोहम्मद शाह तथा हुसैन शाह शासक बने। प्रारंभिक सफलताओं के पश्चात हुसैन शाह बहलोल लोदी था उससे हार गया। उसका जो राज्य था वो जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। जो उसका राज्य था जौनपुर वो किसमें मिल गया, अब दिल्ली सल्तनत में मिल गया। बहलोल ने अपने पुत्र बरबक को जौनपुर का शासक नियुक्त किया। मालवा पर 13वीं शताब्दी के अंत तक परमार वंश के राजाओं का शासन था। उसकी जो राजधानी थी वो धार थी। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क के नेतृत्व में वहाँ के लिए एक सेना भेजी। इस युद्ध में मालवा का जो शासक था महलक तेग वो पराजित हो गया और जो मालवा पर जो अधिकार था वो अलाउद्दीन खिलजी ने कर लिया। तब से लेकर 1398 ईस्वी तक यह दिल्ली के अधीन रहा। तैमूर के आक्रमण के समय ये जो मालवा था ये स्वतंत्र हो गया। 1406 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान से व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र होकर दिलावर खां मालवा का शासक बन गया। 1407 ईस्वी में उसका जो पुत्र था, महत्वाकांक्षी पुत्र अल्प खां जो था, हुसैन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने थार के स्थान पर मांडू को अपनी राजधानी बनाया। 1422 ईस्वी में उसने उड़ीसा पर अचानक आक्रमण करा। उसने वहाँ के राजा को 75 हाथी व बहुत सारा धन देने के लिए विवश किया गया। या तो तुम मुझे 75 हाथी व बहुत सारा धन दो, वरना उसके राज्य को वो हड़प लेता। उसने खेरला, दिल्ली, जौनपुर व गुजरात के शासकों के विरुद्ध युद्ध भी किया। 1435 ईस्वी में उसका बड़ा पुत्र जो था गाजी खां मोहम्मद शाह के नाम से मालवा का सुल्तान बना। वह जो था एक अयोग्य शासक था। 1436 ईस्वी में उसके मंत्री महमूद खलजी ने उसका वध करके गद्दी हड़प ली। कि जो उसका मंत्री था उसने क्या करा, उसका वध कर दिया और उसकी गद्दी हड़प ली। इस प्रकार मालवा में खलजी सुल्तानों का वंश जो था स्थापित हुआ। मोहम्मद खलजी ने गुजरात, दिल्ली, बहमनी, मेवाड़ के शासकों के विरुद्ध युद्ध भी किए। मेवाड़ के राणा के साथ 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में वह हारा गया। कि जो मेवाड़ का जो राणा थे उसके साथ इसका युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ कि हारा गया सारंगपुर के युद्ध में। इस विजय की स्मृति में मेवाड़ के राजा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनाया। निसंदेह महमूद खलजी जो था मालवा के मुस्लिम शासकों में सबसे अधिक योग्य था। उसने अपने राज्य की सीमाओं को दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी तक, पश्चिम में गुजरात की सरहद तक, पूरब में बुंदेलखंड तक तथा उत्तर में मेवाड़ और हेराती तक बढ़ाया। तो ये पूछ लिया जाता है आपका कि उसने अपनी सीमाओं को कहाँ तक बढ़ाया। उसने मांडू में एक 7 मंजिला स्तंभ भी बनाया। उसने कहाँ पर स्तंभ बनाया, ये मांडू में, कितना, एक 7 मंजिला। 1469 ईस्वी में मांडू में उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी अयोग्य थे। धीरे धीरे क्या हुआ, मालवा साम्राज्य का पतन होता चला गया। महमूद खलजी का पुत्र गयास शाह मालवा का अंतिम शासक था। कि महमूद खलजी का जो पुत्र था गयास शाह वो मालवा का अंतिम शासक था। रणथंभौर, राजपूतों के राज्य में रणथंभौर प्रमुख राज्य था और 13वीं शताब्दी के आरंभिक समय तक अपनी विशाल हिंदू विरासत को सहेजे हुए था। जैसे हिंदू विरासत में आ जाते हैं मंदिर, आ जाते हैं कला, आ जाता है, तो यहाँ पे क्या था, इनका विकास हो रहा था। मगर 1227 ईस्वी में मानो इसे ग्रहण लग गया और इल्तुतमिश ने चौहान शासक वीर नारायण को पराजित करके उस पर अधिकार कर लिया। कि इल्तुतमिश ने क्या करा, चौहान शासक जो था वीर नारायण उसको हरा दिया और रणथंभौर पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद राणा हमीर देव जो थे यहाँ शासन स्थापित करने में सफल हो गए। 1301 में अलाउद्दीन खलजी ने राणा हमीर देव को षड्यंत्र से हरा दिया और यहाँ इसने अपने सैनिकों के साथ खूब लूटमार करी और अनेक मंदिरों को तोड़ दिया। 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इसे दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया गया। रणथंभौर का किला एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले का निर्माण जो है राजा सज्जन सिंह नागलिक ने करवाया था। तो पूछ लिया जाता है भाई इस किले का निर्माण किसने करवाया, तो राजा सज्जन सिंह नागलिक ने करवाया। इस किले के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसके कितने द्वार थे, तो इसके 7 द्वार थे। किले में 84 स्तंभ वाला बड़ा सभा स्थल बना है। यह किला 3 मंजिला इमारत है। कि ये जो किला है 3 मंजिल की इमारत है। इसमें 32 खंबे हैं जो छतरियों और गुब्दों को सहारा देते हैं। अकबरनामा के लेखक अब्बुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि ये कवच के समान प्रतीत होता है। तो ये पूछ लिया जाता है भाई ये कवच के समान प्रतीत होता है, किसने कहा है, इसमें कितने खंबे हैं, कितने स्तंभ हैं, इसमें इसके कितने द्वार हैं, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, यहाँ से पूछा जाता है। स्थानीय राज्यों का स्वरूप।
13वीं सदी में अनेक स्थानीय राज्यों पर राजपूत वंशों के राजाओं का शासन था। इनमें मेवाड़, गुजरात, मालवा व रणथंभौर थे। शासन व्यवस्था। राजपूत राज्य सामंतवादी प्रथा पर आधारित थे। सामंतवादी प्रथा वो होती है जिसमें राजा क्या करता है, अपनी जागीरों को, ज़मीनों को कई सामंतों में बांट देता है। इसके बदले वो सामंत क्या करते हैं, उस ज़मीन के प्रबंधक होते हैं, यानी कि उसके रक्षक होते हैं, और वो राजा को कर भी देते हैं और संकट के समय राजा की सहायता भी करते थे। सामंत नियमित रूप से राजा को वार्षिक कर देते थे। राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे। वह अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी, प्रमुख सेनापति और मुख्य न्यायाधीश होता था। निरंकुश होते हुए भी, निरंकुश मतलब राजा पर किसी का नियंत्रण नहीं था, उसके बाद भी वो राजा जो होता था वो प्रजा की रक्षा, जन कल्याण के कार्य करना अपना कर्तव्य समझते थे। इन्हीं राजाओं एवं शासकों के आपस में लड़ने के कारण इनके राज्यों का पतन हुआ। सैनिक व्यवस्था। राजपूतों का सैनिक संगठन विशेष प्रकार का होता था। राजा की व्यक्तिगत सेना कम होती थी। जो राजा की खुद की सेना होती थी वो बहुत कम होती थी। सामंतों की संयुक्त सेना पर राजा की शक्ति थी वो निर्भर करती थी कि भाई जो सामंत जो होते थे वो क्या करते थे, संकट के समय में या युद्ध के समय में राजा को अपनी सेना देते थे। राजपूत सेना में पैदल, घुड़सवार वो हाथी होते थे। राजपूत युद्ध करना अपना कर्तव्य समझते थे। ये युद्ध कौशल में निपुण होते थे। न्याय व्यवस्था। दंड विधान जो था इनका कठोर था। धर्म शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार न्याय किया जाता था। न्यायिक व्यवस्था हिंदू परंपरा पर आधारित थी। राजा अपने राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। सामाजिक जीवन। उस काल में वर्ण व्यवस्था पर आधारित जो समाज थे वो कई जातियों और उपजातियों में विभाजित थे। ब्राह्मण को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। वे राजपूत राजाओं के पुरोहित और मंत्री होते थे। रक्षा का जो भार था वो क्षेत्रियों पर था। वह शासक और सैनिक होते थे। वैश्य व्यापार करते थे। शूद्र वर्ग के लोग जो होते थे अन्य सेवा का कार्य करते थे। समाज में जाति का महत्व था। शुद्ध शाकाहारी भोजन अच्छा समझा जाता था। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भाई जो वर्ण व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था हो गई उसमें कौन से लोग क्या क्या कार्य करते थे। अर्थव्यवस्था। राज्यों की आय का प्रमुख आधार कृषि था। यहाँ मौसम के अनुसार रबी तथा खरीफ की फसलों को उगाया जाता था, जैसे गेहूँ, धान, चना, मटर, दालें, कपास, ज्वार, बाजरा, फल, सब्जी इत्यादि। भूमि को उपज के आधार पर उर्वरा, बंजर, खिल तथा मरु आदि प्रकारों में बांटा गया था। सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, झीलें आदि का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो सिंचाई होती थी वो वर्षा पर भी निर्भर करती थी। पशुपालन में प्रमुख व्यवसाय होता था यहाँ पे कि जो पशुपालन है यहाँ का प्रमुख व्यवसाय होता था। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था का आधार था कि जो वस्तु विनिमय हो गई मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करना। इस काल में सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख था। इसके अतिरिक्त ऊनी, रेशमी वस्त्रों का भी प्रयोग में लाए जाते थे। सिक्के, बर्तन, मूर्तियाँ, आभूषण आदि भी विभिन्न धातुओं के बनाए जाते थे। कला। राजपूत राजा महान निर्माता थे। उन्होंने अनेक मंदिर, किले, बांध, जलाशय, स्नानघर बनवाए। सूर्य, विष्णु, शिव आदि की विभिन्न मुद्राओं में अनेक मूर्तियों का निर्माण किया। उस समय राजपूत हिंदू धर्म परंपरा को अपनाए हुए थे। उनके जो दुर्ग थे, किले जो थे बहुत मजबूत थे। वो उनका जो राज्य था बहुत खुशहाल था। जो गांव थे उनके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थे। उस समय भी भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध था, जिसके अंतर्गत वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता था। निर्यातक वस्तुएं जैसे कपड़े, चावल, गेहूं, रेशम, चीन आदि इनको क्या करा जाता था, बाहर के देशों में बेचा जाता था। आयातक वस्तुएं जैसे नमक, कस्तूरी, रेशम, केसर, मेवे ये क्या करते थे कि बाहर के देशों से खरीदते थे। समकालीन लेखन में गुजरात तट पर 84 बंदरगाहों का उल्लेख है। तो पूछ लिया जाता है कि भाई गुजरात के तट पर 84 बंदरगाहों का उल्लेख है, तो कितने बंदरगाहों का? 84 बंदरगाहों का। इनमें प्रमुख थी खंभात, पाटन, सोमनाथ, भरूच, ये इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। यहाँ लगभग 300 जो जहाज़ थे प्रति वर्ष आते थे। ये आपको चैप्टर कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।